नमस्ते दोस्तों आए दिन हम बहुत सारी ऐसी खबरें सुनते हैं जिसे सुनकर हम चौंक जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके पीछे नशा या नशे का कारोबार होता है। हमने बहुत सारे ऐसी घटनाएं सुनी जहां देर रात किसी पब में, किसी होटल में लड़ाई हो गई। हम उस खबर को सुनते हैं, उस खबर को पढ़ते हैं। उस खबर में एक छोटी सी बात छुपी होती है कि रात को देर रात पार्टी हो रही थी। पार्टी किस चीज की? शराब की। और उसके बाद कुछ बवाल हुआ, कहीं पे मारपीट हुई। एनसीआर दिल्ली में ऐसी खबरें आम है। उसी के साथ हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स आदि की चीजें, खबरें भी सुनते हैं। उसमें भी ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति ने कुछ ना कुछ नशे का कारोबार या नशे का असर था उसके ऊपर। नए साल की रात एक लड़की की हत्या हो गई। अभी केस चलना, कोर्ट ने उसके ऊपर आरोप तय किए उसके आरोपियों पे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं नशे का एंगर था। ये नशा आज बहुत सारे नए रूप ले रहा है। दिल्ली एनसीआर में पुलिस समय समय पर जो रेड करती है, बहुत सारी रेव पार्टीज हो रही हैं। उन पार्टीज के अंदर अलग अलग तरह के नशे आज परोसे जा रहे हैं। बीते दिनों एनसीआर में ही एक ऐसी खेप पकड़ी गई जिसमें एलएसडी जैसी गोलियां बरामद हुई, जो कि पहले हम कई फिल्मों में या सुना करते थे कि मुंबई आदि या बड़े शहरों में जो है उस तरह की ये नशा परोसा जाता है। लेकिन आज ये नशा दिल्ली एनसीआर में आसानी से उपलब्ध है। युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी नशे के विरुद्ध आर्य समाज द्वारा कुछ वर्ष पहले एक मुहिम शुरू की गई, मशाल। इस मशाल मुहिम द्वारा बहुत सारे लोगों को नशे से मुक्त कराया गया, यानी एक तरह से घर में वापसी भी कराई गई कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके थे। कुछ के माँ बाप ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, कुछ ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था और फुटपाथ पर आ गए थे। ऐसे लोगों की सहायता के लिए खड़ा हुआ आर्य समाज का ये मशाल मिशन आज कहाँ है? और दिल्ली एनसीआर में जो ये समस्या है, इसके लिए क्या कर रहा है? इसी पे आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशाल अभियान या कहें मशाल संस्था, जो आर्य समाज के सहयोग से चल रही है दिल्ली एनसीआर में, उसके कन्वीनर, उसके कोऑर्डिनेटर श्री विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। नमस्ते विकास जी, मशाल जो है, मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि दिल्ली एनसीआर में काम कर रही है, नशे के लिए काम कर रही है। बेसिकली मशाल जो है अभी किस स्तर पर है मशाल की? क्योंकि मशाल कई वर्ष से काम कर रही है और शराब को लेकर काम कर रही है और शराबबंदी के लिए आह्वान भी किया सरकार से, कई बार ज्ञापन भी दिया आप लोगों ने। लेकिन वास्तविकता जो ग्राउंड लेवल पे है, किस स्तर पर भयानक है आज? देखिए अमित जी, अभी जो नशा जिस स्थिति में है ना, वो इससे आप सोचिए, भारत के गृह मंत्री को बाकायदा स्टेज पर आके ये बात बोलनी पड़ी नशे के विरोध में। मतलब समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर है कि भारत की कई बड़ी समस्याओं में उसका भी एक अपना स्थान वजूद बन चुका है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और ज़मीनी स्तर पे तो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत ज़्यादा भयावक है। यहाँ नशा दो तरह का है, एक है जो स्लम एरिया में अलग है और पॉश एरिया में अलग है। यहाँ भी दो, गरीबों का अलग नशा है और अमीरों का अलग नशा है। अमीर का जो नशा है वो उसको फिर भी बच सकता है क्योंकि उसके पास सुविधाएं हैं, डॉक्टर वगैरह, तो वो अपना इलाज फिर भी, उसकी जो शराब से होने वाली हानियां हैं उस पर फिर भी वो कंट्रोल, नियंत्रण कर सकता है उसको। मगर गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में एक परिवार बड़ी मुश्किल से बैटरी वाला रिक्शा दिन भर चला के मुश्किल 300 रुपये, 300-400 रुपये कमाता है। शाम को जाता है, अपना दारू खरीदता है, 100-200 रुपये उस दारू में, उसके साथ खाने वाले सामानों में बर्बाद करता है। बच्चे घर में, बीवी और बच्चे दोनों भूखे होते हैं।
वो सारा पैसा उसी नशे पर लगा लेता है। फिर घर में कलेश, मार पिटाई, बच्चों का जीवन बर्बाद, बच्चों के सामने उनकी माओं को पीटा जाता है। उस चक्कर में आप मानेंगे, मतलब शराब से ये स्थिति है, एक तो वर्तमान खराब उस महिला का, और बच्चों के सामने उनकी माता पिट रही है, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी क्या प्रभाव पड़ता है उसका अंदाजा आप में से लगा पाएंगे। शराब ने इस समय, नशे ने इस स्थिति तक खराबी कर दी है कि जवान की जवानी बर्बाद हो रही है और परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल। जी विकास जी, आपने जो बात कही कि दो तरह का है नशा, एक उच्च आय वर्ग और एक निम्न आय वर्ग, और एक मध्यम आय वर्ग भी कह सकते हैं उसमें, जो इस चपेट में आ चुका है। मध्यम आय वर्ग देखता है कि उच्च आय वर्ग के लोग किस तरह से नशे का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको अपना एक स्टेटस सिंबल बनाने का प्रयास करते हैं। शायद उन्हें लगता है कि अगर ऑडी में बैठा या किसी बड़े 5 स्टार होटल में पार्टी या जाम छलका रहे हैं तो वो एक कल्चर बन गया है। तो मध्यम आय वर्ग कोशिश करता है कि उस तरफ जाए, और जो निम्न आय वर्ग है वो शायद उसके पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है, या उसको उतना ज्ञान ही नहीं जा पाता, वो उतना पढ़ा लिखा ही नहीं है कि उसको नशे की बीमारियों, नशे से होने वाले नुकसान के बारे में ज्ञान हो। तो जो आपने बात कही उच्च आय वर्ग की, जो अमीर की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें उस आय वर्ग में जो हो रही हैं नशे के कारण छुप भी आती हैं? बहुत सारे अनैतिक कार्य होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको आखिर में या कल्चर, सोसाइटी का नाम दे दिया जाता है, लेकिन उसका कारण नशा ही होता है, जिसको देखकर आकर्षित होता है मध्यम आय वर्ग का युवा वर्ग या निम्न आय वर्ग। नहीं, आप सही कह रहे हैं इस बारे में। जो अमीर घर का है, आपने देखा होगा अभी पीछे शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया था, वानखेड़े जी वगैरह कई लोगों को। लेकिन उसको उस इस मामले की अगर हम बात करें तो उसमें तो अभी कोर्ट में केस चल रहा है और शायद क्लीन चिट भी मिल गई है। आप कितना भी क्लीन चिट बनी है, वही वाली बात है, जिसके पास पैसा उसका गुनाह पर्दे के पीछे। ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ना कुछ तो होगा ही। अगर आज आग है तो कहीं कहीं धुआं है तो कहीं आग भी होगी। शाहरुख खान का भी तो, सॉरी संजय दत्त का भी था, पर वही पिताजी की वजह से बच गए, चीज़ों को लेकर है। पौष लाभ बड़े लोगों में नशा है, उसको डिनाई नहीं किया जाता किसी कीमत पर भी, मगर वो चरस, गांजे, अफगोलियों में और रेप पार्टियों के माध्यम से है। मगर वो कहीं ना कहीं उस विनाश से कहीं ना उनको बचा लेते हैं, जहाँ से जो गरीबी व्यक्ति है वो जितना प्रताड़ित होता है। उनके लिए समस्या क्या कि उनके पास पैसा है तो इस वजह से बच जाएगा, मगर गरीब के लिए गरीबी समस्या, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, और साथ में सबसे खतरनाक स्थिति नशा। एक महिला, हम लोग काम करते हैं, एक महिला ने बोला कि एक तो मेरा महिला होना समस्या इस देश में, दूसरा गरीब होना, तीसरा मेरा अनपढ़ होना, और चौथा बच्चों की माँ होना, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है मेरा पति नशेड़ी होना। अब सोचिए उस बेचारी महिला पे क्या बीतती होगी। उस महिला ने कहा, उसने कहा कि मेरा बाप भी दारू पीता था, मेरे 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 जो रिश्ता हुआ था, इस लड़के का पिता भी दारू पीता था, दोनों ने मिलकर मेरा विवाह इससे करवा दिया, इस बेटे से करवा दिया। अब सोचिए उसके 3 बच्चे हैं, वो बेचारी कोठियों में काम करती है, और फिर जाके कुछ पैसा उसको मिलता है, और उस पैसे के माध्यम से वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो खुद कहती है कि भैया हफ्ते में ऐसा शायद ही कोई दिन बीतता है जिस दिन मैं अपने बच्चों के सामने नहीं पिटती। आप शाहरुख खान के बेटे का तो हिसाब किताब सेट हो गया, क्योंकि अमीर था, पैसा था। आखिरी में संजय दत्त पिताजी ने क्या किया, सुनील दत्त जी ने क्या किया, आखिरी में संजय दत्त जी को उठा के नशा मुक्ति में केंद्र में पैसा ठीक तो कर लिया, मगर वहां उस गरीब बेचारा क्या, जहां खाने की 2 रोटी नहीं है। मार बहुत ज्यादा गहरी है, और नशे को लेकर वर्तमान के समय में नशे को दूर करने के लिए आर्य समाज जो कार्य कर रहा है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक है, दो तरह काम होते हैं। एक काम होता है कि जो गए, फोटो खिंचाया और चले गए। अभी पीछे वर्तमान सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी की एक ऐड आई थी, उस ऐड की कॉपी मैं आपको चाहूंगा दिखा दूंगा। वो अखबार का फ्रंट पेज था, नशे के विरुद्ध उन्होंने एक साइकिल रैली निकाली थी, और मेरे ख्याल से उस ऐड के लिए शायद उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद किया हुआ। मुझे नहीं पता उस रैली में क्या हुआ, कैसा रहा, मगर जमीनी स्तर पे उसका किसी गरीब व्यक्ति के परिवार का जो परिवार बर्बाद हो रहा नशे में, उसको कहीं कोई लाभ उस साइकिल चलाने से, उसके ऐड निकालने से नहीं मिला। मगर आर्य समाज जो कार्य कर रहा है वो एक व्यक्ति के जमीनी स्तर पर उसके परिवार को पोषण देता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा।
एक छोटी एक आर्य समाज जहांगीरपुरी में एक महिला है, उस महिला के बच्चे थे, 3 बच्चे हैं, 3। उसका पति उसको दारू पी के मारता है। घर की छत टूटी हुई थी। अब घर में छत, और छोटा सा 12 गज से भी कम जगह थी। मैं खुद से घर में गया हूँ, 12 गज से भी छोटा घर था। सबसे बड़ी बात है, नशे के साथ साथ दूसरा जुड़ा पड़ा साथ में, वो धर्मांतरण। बड़ी खतरनाक स्थिति इस समय। उस जगहों के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती है ऑलरेडी पहले से। उन क्रिश्चियन मिशनरियों ने उस महिला को बोला कि भाई हम आपके घर की छत बनवा देंगे और आपके पति को भी नशा मुक्ति केंद्र में डलवा देंगे, आप आराम से इसको, आप क्या नाम है, अपना पैसे लीजिए। और सिर्फ पैसे देने के लिए बोला था उन्होंने, और आगे कुछ नहीं बोला, ना चर्च में जाने के लिए कोई बात उन्होंने नहीं बोली। उस महिला ने, हमारे वहाँ पे हम क्या करते हैं, आसमा जहांगीरपुरी की तरफ से जुग्गियों में हर 15-10 दिन में हवन होता है, सब महिलाएं इकट्ठी होती हैं। तो वहां की जो संयोजक थी, उस महिला ने उसको बोले, बहन ऐसी ऐसी बात, एकादशी का दिन था, ऐसी ऐसी बात है, और ऐसे मेरे घर में चर्च वाले आए थे, ऐसे कर गए थे। वो बहन आर्य समाज में आई, हमारे आर्य समाज में आई, और हमने बात बोली। तो उसका जो छत बनाने का जो खर्चा, टोटल खर्चा 10-15 हज़ार के आसपास था। उसने आर्य समाज में बोला। आर्य समाज ने, अब सोचिए, उस महिला को 10,000 रुपये की सहायता करी, ठीक है, उसकी छत बनवाई। अब उसकी छत बनवाने से हुआ क्या वास्तविकता में, अगर वो व्यक्ति उस ईसाइयों से पैसा ले लेती, आज तो उन ईसाई मिशनरीज ने नहीं बोला, मगर एक ना एक दिन वो चर्च जाती और एक परिवार उस बेबसी में, उस लाचारी में हमारे धर्म से निकल के दूसरे के पहुंच जाता। यही एक जो समस्या है विकास जी, सबसे बड़ी, मैं आपसे इसी पे भी आने वाला था, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों एनजीओ गली गली खुली हुई हैं जो ये दावा करती हैं कि नशा मुक्ति को लेकर वो कार्य कर रहे हैं, नशे को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कितना काम कर रही हैं एनजीओ। हम मशाल की बात के अलावा उन एनजीओज़ की भी बात करें कि वो क्या कर रही हैं। दूसरा, मशाल जिस तरह से आपने बताया, एक महिला का आपने उदाहरण दिया, वो ज़मीनी स्तर पे क्या कर रहा है, क्योंकि किसी को ये कहना कि तुम नशा छोड़ दो बहुत आसान है, लेकिन छोड़ना सभी जानते हैं, मेडिकली भी प्रूव है कि जो व्यक्ति, कोई आदत किसी को पड़ गई है तो बॉडी रिएक्ट करती है, अचानक से वो नहीं छोड़ सकता, उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ड्रग्स हैं, नशा है, शराब भी कहा जाता है कि अगर कोई लंबे समय से शराब पी रहा है तो उसको शराब छोड़ने के लिए भी एक समय चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। और आमतौर पर हम देखते हैं झुग्गी झोपड़ी या इस तरह का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर मोटिवेशन के नाम पर तो जीरो ही होता है, माहौल के नाम पर भी कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति जो है जैसा आपने बताया, पैसा कमा के लाया, दोस्त यार मिले जो कि शराब पी रहे हैं, वो ज़बरदस्ती उसे शराब पिला देंगे, तो ये उस चाहकर भी वो नहीं छोड़ पाता नशे को। तो ऐसे लोगों के लिए क्या रिहैब कर रहे हैं आप, उनकी सहायता के लिए क्या करते हैं ऑन ग्राउंड, और दूसरे जो संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं, आर्य समाज किस तरह से अलग कार्य करता है? देखिए, ये मतलब 2 चीज़ें इसमें स्पष्ट कर दूं मैं। पहला, आपके कहने से कोई दूसरा नशा नहीं छोड़ने वाला, इस बात को आप मानिए। मैं जाऊंगा, मैं किसी को भाई साहब शराब पीना, नशा करना छोड़ दो, तो नहीं मानेगा। जो अपने सामने अपनी जिसको ब्याह के लाया था उसको पीटता है, अपने बच्चों को प्यासा भूखा रखता है, वो उनका दर्द नहीं समझता, वो मेरे और आपके कहने से कौन सा नशा छोड़ देगा ये। और दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि हम किसी दूसरे के कार्य को ना उसका आंकलन करें। वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता, उस विषय पे एनजीओ क्या कर रही है नहीं कर रही, वो अलग चीज़ है। पर हम जो कर रहे हैं उसके विषय में हम बता सकते हैं इस आपको। वर्तमान में जो कार्य, अभी मशाल जो कार्य करती है, वो आर्य समाज की अंतर्गत आने वाली एक संस्था है, समिति है, जो कार्य करती है नशे पे लेकर। वर्तमान में आर्य मशाल जो करती है, हमारा 2 तरह का कार्य है। एक, हम संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं, जिसमें हम सरकार के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, जाके सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि आप शराब बंद करो। इसको लेके हमने एक मुख्यमंत्री के घर के आवास के सामने भी भूख हड़ताल भी की थी, 3 दिन की हुआ, फिर एक 7 दिन का भी हुआ। सरकार से, और सरकार के साथ सब गृह मंत्रालय वगैरह को भी पत्र भेजते रहता, सरकार के सभी कृत्यों का। एक संघर्ष का रास्ता है ये। दूसरा, हम जमीन पे भी काम करते हैं। वो जो परिवार जो नशे में पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नशे ने उनके परिवार को बर्बाद किया, और उनको बचाने का जो उनको मतलब आप मानिए उसकी जो मदद आ रही है, उसकी मदद के एवज में क्रिश्चियन मिशनरियाँ या अन्य जो लोग हैं
वो उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यानी एक बीमारी में दो बीमारियां हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, नशा भी और धर्म परिवर्तन भी। एनजीओ का भी कहीं ना कहीं यही स्वरूप होता है। वो मदद देती है, बेशक हिंदू नाम से होती है, मदद देती है, बाद में धीमे 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 करके वो परिवार हाथ से निकल जाता है। आर्य समाज का मकसद क्या रहता है कि उन परिवारों की महिलाओं को दोबारा से आर्थिक रूप से अपने पैर पे खड़ा करना। हम 10 रुपये, मतलब 10,000, 15,000, जितनी उसकी आवश्यकता होती है उतना हम उनको पैसा, मतलब आवश्यकता पड़ने पर उनको देते हैं, और फिर उनको आर्थिक रूप से क्या नाम है, उनका आर्थिक रोजगार देते हैं कि जिससे उनके परिवार का खर्चा चलता रहे। उनके बच्चों को हम कम पैसों में ट्यूशन पढ़ाते हैं कि भाई बाहर जाएंगे तो 500, 700, 1,000 रुपये देंगे, यहाँ पे 200 रुपये, 100 रुपये में हम एक छोटे से चार्जेस में उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी महिलाओं को फिर हम धीमे धीमे करके संगठन के रूप में खड़ा कर रहे हैं इस समय कि भाई वो खड़े, अपने पैर पे खड़े, सक्षम रूप से हो, और उनके परिवारों में महीने में एक दिन, जब उनका जन्मदिन वगैरह या फिर जब उनका घर में कोई कुछ छोटा सा उत्सव वगैरह होता है उनके पारिवारिक, तो हम उसमें आर्य समाज की तरफ से हवन करवाते हैं। आपने जो अभी बात कही कि पैरों पर खड़ा करते हैं उनको, यानी कि एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो भारत में सरकारों के प्रोग्राम हैं उस तरह से कुछ उनके लिए कुछ करते हैं। क्या करते हैं कि वो महिलाएं अपना कुछ कमाई का साधन बन जाती, क्योंकि आपने अभी इस कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि एक व्यक्ति अपना जो कमाई करता है वो सारा कुछ नशे में उड़ा देता है और बच्चे और उसके परिवार के लोग भूखे रहते हैं। तो वो महिलाओं को किस तरह से आप रोजगार देते हैं? देखिए, ये बात आप इस चीज़ को मान लीजिए, परिवार में जो पुरुष है वो नशे में अगर पड़ गया तो वो तब तक नहीं अपने परिवार की देखभाल करेगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। उसको नशा और उसकी दोस्ती में, चाहे परिवार किसी भी हद तक जाए, वो उसको बर्बादी को लेकर चलेगा। मगर जो औरत है, जो महिला है, वो उस विनाश को जानती है, वो अपने बच्चे को प्रति पहले से जिम्मेवार होगी। अगर आदमी हट जाए तो स्त्री अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार होगी, पूरा प्रयास करती है कि मैं अपने बच्चों को पालूं। उसके लिए आर्य समाज क्या करता है, आर्य समाज का एक प्रोजेक्ट है सहयोग के नाम से। उसमें बहुत सारे पुराने कपड़े वगैरह लोग उसमें दान करते हैं। उन पुराने कपड़ों में से जो कपड़े पहनने लायक नहीं होते उन कपड़ों को हम सहयोग से लेते हैं, उनको मतलब काट को उठ के उनको महिला को दे देते हैं, फिर उससे थैले बनाए जाते हैं, उनसे पायदान बनाया जाता है, उनसे और अन्य उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं जिनको हमारे समाज के माध्यम से फिर बेच देते हैं। और उनसे जो पैसा आता है उन महिलाओं को हम वो पैसा देते हैं जिससे वो अपने पैरों में खड़ी हो पाए। अब उनसे जो कमाई होती है वो क्या नाम उतनी नहीं हो पाती जितनी उनकी आवश्यकता होती है। अगर उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो तो आर्य समाज से ही आके वो बहुत मतलब एक बार में 10,000, 15,000 जितनी आवश्यकता वो ले लेती हैं, और फिर हम वो धीमे धीमे वापस कर देती हैं। मतलब हमारा प्रयास पूरी तरह से ये रहता है कि वो किसी तरह भी वो महिला अपने आप को लाचार ना समझे, बेबस ना समझे, ये ना समझे कि यहाँ पे मतलब उसके साथ कोई नहीं खड़ा। जी बिल्कुल। आर्य समाज के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं उन लोगों के लिए। बिल्कुल विकास जी, आपने अभी जो भी बात कही वो बहुत ऐसी लगती है कि काफ़ी लोगों की सहायता हो रही है, लेकिन अब इसके अंदर एक समस्या आती है जो प्रैक्टिकली है। कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, किसी का बच्चा नशा करने लगा है। आप केवल अभी तक हमारी जो बातचीत हुई है ज़्यादातर शराब को लेकर हुई है, लेकिन जो स्लम एरिया है वहाँ पर अलग अलग तरह के नशे उपलब्ध हैं। स्मैक है, चरस गांजा है, ये आम उपलब्ध नशे हैं। और जो वहाँ पर घटनाएं घटती हैं, हत्याएं होती हैं, बलात्कार की घटनाएं घटती हैं, इस तरह की जो घटनाएं वहाँ घटती हैं जो दिल्ली में आमतौर पर सुर्खियां बन जाती हैं आजकल, उसमें कहीं ना कहीं ये नशे ज़्यादा होते हैं इन्वॉल्व कि किसी तरह का नशा उस व्यक्ति ने किया होता है। और अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो आर्य समाज क्या करता है? क्या आप लोग कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाते हैं? क्या करना चाहिए उसको, या उसको आप काउंसिल करते हैं? क्या करते हैं उसके लिए, क्या करते हैं? देखिए, जो मतलब जिस परिवारों में मतलब पुरुष जो दारू शराब नशे वगैरह पड़ा पावा, देखिए नशा जो है ना, जो स्मैक गांजा या जो इंजेक्शन होते हैं, ये सब जो चरस वाले जो होते हैं, इन नशे के अंदर का ये जो नशा है, इन नशे को करने वाले व्यक्ति आखिरी में नशा मुक्ति केंद्रों में ही जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उन्हीं में जाते हैं। हाँ, या उनके परिवार वाले उनमें ही भेजते हैं अधिकतर रूप से। हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई देखिए आखिरी में उनके परिवार वालों की, आर्य समाज में कुछ लोग जो जुड़े पड़े हैं नशा केंद्रों में, हम उनको रेफर कर देते हैं, वहाँ चले जाते हैं। उसके जाने के बाद हमारा जो मकसद रहता है
जो हमारा प्रयास रहता है, एक हिस्सा जो बर्बाद हो रहा है उसकी कोशिश रहती है ठीक है सुधर जाए, प्रयास रहता है उसमें, पर हमारा सबसे जो बड़ा फोकस रहता है कि उसके जाने के पश्चात या उसका अपनी जिम्मेवारी ना निभाने के पीछे आर्य समाज एक पिल्लर की तरह उसके परिवार के उस हिस्से को पूरा कर दे कि जिसकी वजह से वो परिवार बिखरे ना, खत्म ना हो। जी हाँ, ये कार्य हम लोग करते हैं इस चीज़ को लेकर। जी जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी व्यक्ति का सहारा बनने का, क्योंकि जब परिवार एक ढहने की कगार पर होता है, जब उस कहते हैं कि पति और पत्नी एक स्तंभ की तरह उसको परिवार को लेके चलते हैं, और वहाँ पर अगर एक स्तंभ या फिर उनका परिवार का एक हिस्सा कोई बच्चा इस प्रकार की नशे आदि की लत में पड़ जाता है तो बहुत एक तरह से परिवार के ऊपर संकट आ जाता है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने बहुत सारे ऐसे देखा है कि लोग नशे को लेकर भ्रांतियाँ भी पालते हैं कि नशा करने वाला किसी जादू टोने के असर में है, किसी तरह के भूत प्रेत के असर में है, तो वो उतरवाने का भी प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से हैंडल करना चाहिए उस नशे वाले व्यक्ति को? देखिए होता क्या है ना कि परिवार में जब व्यक्ति दुखी होता है ना, तो वो हर मार्ग का चयन करता है कि किसी तरह से भी उस दुख से छुटकारा पा पाए। और एक औरत के लिए अगर मैंने उस दर्द को अपनी आंखों से कई बार देखा है। मतलब कहने वाली बात है ना, छोटा उसके जिस औरत का बच्चा पैदा हुआ है सामने, उसके पास पिलाने को बच्चे को दूध नहीं है, खाने को उसके पास रोटी नहीं है, शरीर पे कपड़ा बस इतना है कि ढका हुआ शरीर है। दिल्ली जैसी की बातों को दिल्ली की बता रहा हूँ मैं। उन जगहों पर वो स्त्री बेचारी क्या करे, जिसके सहारे वो अपना गांव अपना घर छोड़ के दिल्ली आई, वो नशे में डूबा बर्बाद हो रहा है। तो स्त्री पूरी कोशिश करती है किसी तरह भी करके मैं इस चीज से बाहर निकलूं। फिर वो जादू टोना हो गया, बाबा के पास हो गया, यहाँ हो गया, वो पूरे हर जगह सर मारती है किसी तरह से समस्या से वो बाहर निकले। आर्य समाज का, मैंने कहा ना आपसे, आर्य समाज का प्रयास मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर है कि ये उसके परिवार को बचाने का मतलब हर तरीके से, आर्थिक रूप से भी उसको उस गलत रास्तों पे जाने से रोकना भी, उस आडंबर और पाखंड उस अंधविश्वास में प्रयोग होने से बचने को भी, इन तमाम चीज़ों भी जब हमारा आर्य समाज का व्यक्ति उसके परिवार में जाता है तो उसकी हर आयाम से, उसके शिक्षा को, उसकी चिकित्सा को, उसके आर्थिक पहलू को, उसके नैतिक दायित्वों को, उसके सामाजिक दायित्वों को, उन सबको समावेश करके मैंने एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक क्या नाम है, मित्र के रूप में हर तरह से प्रयास करता है कि वो परिवार किसी तरह भी भारत की मुख्य धारा से जुड़ के चले। ये छोटा सा प्रयास आर्य समाज प्रयास करता है इस चीज को करने की। उसके ऊपर आर्थिक रूप से भी कार्य करता है, अपने नैतिक रूप से भी कार्य करता है, सामाजिक रूप से भी कार्य करता है। उसके बच्चों को पढ़ाने का, उनके बच्चों को उठाने का, उनके बच्चों को जैसी भी सहायता हो सकती है वो तमाम करने का प्रयास वो करता है इस चीज़ को लेकर। जी, बहुत एक सराहनीय प्रयास है। और जो आपने बात कही कि आर्थिक सहयोग के साथ साथ उन चीज़ों को लेकर भी आर्य समाज काम करता है, क्योंकि आमतौर पर जो एनजीओ काम करते हैं वो केवल एक लाइन पे काम करते हैं कि नशे के लिए जागरूक करना या ग्राउंड लेवल पर कोई नशा मुक्ति केंद्र खोलना या वहाँ लेके जाना, लेकिन उस परिवार को, पूरे ही परिवार को संभाल कर मानसिक रूप से मजबूत करना और भविष्य के लिए उनको किसी गलत राह पर या गलत व्यक्ति उनको गलत राह पर ना ले जाए, उसके लिए भी चौकस करने का काम जो आर्य समाज अभी कर रहा है वो बहुत ही सराहने का काम है, जो मशाल संगठन के द्वारा आप कर रहे हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आज जुड़े और आपने जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में जो नशे का भयानक स्तर अब आज हमारे हर वर्ग में हो चुका है, उसके लिए के बारे में बताया, और जो कार्य किया जा रहा है, नए तरीके से जो किया जा रहा है, उसके बारे में भी आपने बताया। मैं आपको एक बात और भी माफ़ी चाहूँगा, छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। नशे का बढ़ने का जो सबसे मुख्य कारण है ना, पूरी तरह जो हमने अभी तक ज़मीन पे काम करके अपने अनुभवों से जो देखा है, इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो इस राज्य की सरकारों की है। सरकारों की इच्छा शक्ति में बिल्कुल भी नहीं है कि नशे से बचाया जाए। बिल्कुल, ये भी एक विषय है सरकारों की इच्छा शक्ति, क्योंकि हम किसी एक सरकार को लेकर ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम देखें पूरा बड़े स्तर पर देखें तो हर राज्य को, सरकारों को नशे से जो है एक बहुत बड़ा रेवेन्यू प्राप्त होता है। हरियाणा में नशाबंदी लागू की गई, वो हटा दी गई, उसके बाद नशा तो एक तरह से पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है आज। अभी पीछे IIT दिल्ली के 3 लड़कों ने
एक अभी रिसर्च की है, उसकी रिपोर्ट अभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने बिहार के अंदर जो शराबबंदी हुई थी, नीतीश कुमार शराबबंदी, उस पर उन्होंने बाकायदा रिसर्च करी है। उस रिसर्च में सामने आया है कि बिहार में शराब बंद होने के बाद घरेलू हिंसा में बहुत ज़्यादा कमी आई है। शराब बंद होने से बच्चों महिलाओं की परचेसिंग जो कैपेसिटी है वो बड़ी है। ये उनकी रिसर्च में ये बात सामने आई है। शराब में हमेशा मानता हूँ कोई सामाजिक या कोई नैतिक विषय नहीं है, ना राजनीतिक विषय है। शराब नशा ये एक पारिवारिक विषय है और परिवार इस राष्ट्र की इकाई है। अगर आप परिवारों को बचाना चाहते हैं, परिवारों को अगर चाहते हैं वो मतलब सही ढंग से समाज का, इस देश का व्यक्ति परिवार क्या नाम है दायित्वों को संभाले, तो उसके लिए उसका नशे से दूर रहना जरूरी है। और ये सरकारों की जिम्मेवारी है, व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। शराब के ठेके से व्यक्ति नहीं खोलता, याद रखिएगा, वो सरकारों की रेवेन्यू के लालच में खोलती है, जिसके कारण में उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन बर्बाद हो रहा है कौन नहीं। उन्हें खाली पैसा चाहिए, अपने पैसों की अपनी आर्थिक पूर्ति के लिए उन नशों के ठेकों, शराब के ठेकों को खोल के सामने कर दिया। सरकारों को नहीं पता कि क्या नाम है स्मैक कहाँ से आ रही है, या चरस कहाँ से आ रही है, गांजा कहाँ से आ रहा है, क्या नाम है शराब कहाँ से बन रही है, चीज़ों को नहीं पता। मगर सरकारों की इच्छा शक्ति में नहीं है और होने वाला भी नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता व्यक्ति कितना ही बर्बाद हो रहा है, परिवार कितनी बर्बाद हो रहे हो। बिल्कुल आपने सही बात कही कि सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की हो, किसी भी राज्य की हो, उन्हें ये नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि वो बेसिकली वो चाहते हैं कि रेवेन्यू इकट्ठा हो। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लॉटरी की बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि इकट्ठी होती हैं और उसके कारण रेवेन्यू मिलता है तो सरकारें वो करती हैं। लेकिन लॉटरी आदि जुए के कारण उनको रेवेन्यू मिलता है तो सरकारें उसको लाइसेंस ही देती है, शराब को लाइसेंस दिया जाता है। मशाल संस्था जो दिल्ली में काम कर रही है वो काफ़ी सराहनीय है। विकास जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को भी आपके विचार और आपकी संस्था के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।